अब एक आदमी अकेले काम कितना करेगा, एक अकेले रेनिन से सारा काम हम नहीं करा सकते ना। तो हमने कैल्शियम पैराकैसिनेट को तोड़ने के लिए क्या लगा दिया, अगेन हमने पेप्सिन को बुला दिया कि आओ भैया तुम भी। पेप्सिन क्या करता है, मेनली प्रोटीन को ही तो तोड़ने का काम करता है ना। तो अब ये भी तो एक तरीके का प्रोटीन ही है जो दूध में प्रेजेंट है। तो हमने फिर इस पेप्सिन को बुलाया कि आइए अब आपकी ज़रूरत है। पेप्सिन ने इसे क्या किया, पेप्टोन में और कैल्शियम में तोड़ दिया, फाइनल प्रोडक्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी। तो चलिए आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि मनुष्य का पाचन तंत्र। हमारी बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है और हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं, आइए वो देख लेते हैं, डिटेल में पूरा प्रोसेस देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं, यानी हमारे पाचन तंत्र में कई सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक, पूरा प्रोसेस हमारा जो शुरू होता है पाचन का, पूरी प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है हमारे मुंह से। ठीक, तो चलिए इस डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले ये हमारा माउथ का ओपनिंग है। ठीक, ये हमारा माउथ है। ठीक, माउथ यानी कि हमारा मुंह है। मुंह में क्या होता है, सबसे बाहर क्या होंगे, हमारे दो लिप्स होंगे, उसके बाद नीचे और ऊपर पैलेट होता है, यानी कि तलवे जिसे हम कह सकते हैं, तालू जिसे बोलते हैं वो होते हैं, और जबड़े होते हैं हमारे, है ना, जिसमें दांत फिट होता है। तो उसे ये कहाँ पाए जाएंगे, ये हमारे मुंह में पाए जाते हैं। ठीक, और मुंह के ही थ्रू क्या करेंगे हम, सबसे पहले अपने भोजन को कोई भी छोटा सा पार्ट तोड़ के हम अपने मुंह में रखते हैं। ठीक है, अब जब हमने भोजन मुंह में रखा तो इसके बाद ये जो पूरा खाली स्पेस है मुंह के अंदर, जब आप मुंह ओपन करते हो तो जो भी खाली स्पेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, ओरल कैविटी कहते हैं या मुख गुहा कहते हैं। ठीक, गुहा शब्द आप रिलेट कर सकते हो, गुफा सुना है ना आपने, गुफा में क्या होता है, एक नॉर्मल सा पत्थरों से घिरा हुआ खाली स्पेस ही तो होता है। तो उसी तरीके से हमारा जो मुंह के अंदर का खाली स्पेस है उसे हम क्या कह रहे हैं, ओरल कैविटी या मुख गुहा। ठीक, तो सबसे पहले भोजन हमने क्या किया, मुख गुहा में रखा। ठीक है, इसके बाद ये मुख गुहा में कई सारे हमारे दांत प्रेजेंट हैं। मेनली दांत जो होते हैं वो हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। मुख गुहा में क्या प्रेजेंट है, टीथ प्रेजेंट है। ठीक, टीथ हमारे कितने टाइप्स के हो गए, 4 टाइप्स के हो गए। कौन कौन से, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। थर्ड इज प्रीमोलर एंड फोर्थ वन इज मोलर। ठीक है, ये 4 टाइप्स के दांत हमारे मुंह में प्रेजेंट होते हैं। टोटल नंबर कितने होते हैं, 32। एक एडल्ट के मुंह में टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने, या टोटल नंबर ऑफ दांत कितने होते हैं, संख्या में 32 होते हैं। इनका भी एक फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 1 2 3। ठीक है, अगर हम अपने लेफ्ट और राइट साइड को मिला के देखें तो इंसीजर को, ये इंसीजर का नंबर हो गया, ये कैनाइन का नंबर हो गया, ये प्री मोलर्स हो गए हमारे, और ये मोलर्स हो गए। ठीक, ये सिर्फ लेफ्ट और राइट को मिला के है। ठीक है, तो ये अगर आप टोटल काउंट करोगे तो ये कितने हुए, 16। ठीक, यानी इस साइड में 8 और इस साइड में 8। तो 2 पार्ट्स में अगर हम अपने माउथ को डिवाइड करेंगे तो इस साइड में 8 और इस साइड में 8। ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड हो गया। अब इसके बाद ये 16 हुए, तो अगर 16 दांत आपके ऊपरी जबड़े में हैं तो 16 ही दांत कहाँ होंगे, निचले जबड़े में होंगे। तो ये इनका, इसको हम कहते हैं, इस फॉर्मूला के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डेंटल फॉर्मूला।
डेंटल फॉर्मूला क्यों? क्योंकि हम इस डेंटल फॉर्मूला से क्या काउंट कर रहे हैं? अपने दांतों को काउंट कर रहे हैं। इनका नॉर्मल सा एक फॉर्मूला हमने बना दिया कि टोटल नंबर इतने ही होंगे, ऐसे हम काउंट कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमने अपना भोजन कहाँ रखा? अपनी ओरल कैविटी में या अपनी मुख गुहा में रखा। वहाँ पे क्या प्रेजेंट थे हमारे? वहाँ पे एक तो दांत प्रेजेंट हैं और दूसरी चीज टंग प्रेजेंट है ना। ठीक, तो दांत को मैंने बताया कि दांत मेनली आपके कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि टोटल नंबर हमारे मुंह में अगर दांत 32 हैं तो हम उसको कैसे गिन सकते हैं या कैसे काउंट कर सकते हैं, या ये 4 तरीके के दांत किस तरीके से हमारे मुंह में डिवाइडेड हैं या किस तरीके से अरेंजमेंट है इनका। ठीक है, तो वो दिखाने के लिए हमने क्या किया? एक डेंटल फॉर्मूला बनाया जो कि ये होता है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो 16 दांत ऊपरी जबड़े में और 16 दांत निचले जबड़े में, टोटल कितने हो गए? 32। ठीक, अब ये 4 टाइप्स के दांत हो गए आपके। उसके बाद जीभ का काम क्या होता है या जीवा का काम क्या होता है? हमारे मुंह में जो जीभ प्रेजेंट है ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि मसल से बना हुआ है। ठीक, इसमें बोन्स प्रेजेंट नहीं होंगी। तो जो भी जीभ है वो एक सिर्फ मस्कुलर स्ट्रक्चर है और इसका काम क्या होता है? मेनली फूड को रोल करना या मिक्स करने का। जो भी फूड हम अपने मुंह में डालेंगे तो उसको चबाते कैसे हैं? अपने दांतों से चबाते हैं, है ना। और इसके बाद उसको मिक्स करने का या रोल करने का फूड को काम कौन करता है? हमारी जीभ करती है। इसके बाद ओरल कैविटी में ही आप देख रहे हो यहाँ थोड़ी सी पीछे की तरफ ये एक ब्लैक कलर का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इसे हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक, या जैसे हिंदी में हम कह सकते हैं लार ग्रंथियां। ठीक है, तो हमारे मुंह में क्या होता है? लार का सिक्रीशन होता है या लार का स्रावण होता है ना। तो वो क्या करेगा? हमारे फूड के साथ मिक्स होता है। कैसे मिक्स होगा, कैसे सिक्रीशन होगा? उसके लिए सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि इनको हम क्या बोलेंगे? लार ग्रंथियां। ठीक, लार ग्रंथियां हैं तो किस चीज का सिक्रीशन करेंगी या किस चीज का स्रावण करेंगी? लार का स्रावण करेंगी। ठीक, अब लार जो है हमारा एक पानी की तरीके का स्ट्रक्चर, मतलब पानी की तरीके का एक सब्सटेंस है, एक पदार्थ है, लिक्विड पदार्थ है, लेकिन उसमें क्या है? एंजाइम भी प्रेजेंट है। एंजाइम क्या होते हैं? एक उत्प्रेरक होते हैं, जैविक उत्प्रेरक। ठीक, जो किसी भी रिएक्शन को करने के लिए, या जैसे यहाँ पे आप मैंने एक रिएक्शन लिखा है ना, स्टार्च जो भी न्यूट्रिएंट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? माल्टोज में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, यानी कि स्टार्च बदल के क्या बन जा रहा है? माल्टोज, है ना। तो माल्टोज कैसे बनेगा? उसके लिए एक एंजाइम चाहिए हमें, यानी कि एक जैविक उत्प्रेरक चाहिए जो उस क्रिया को संपन्न कराने में सहायता दे। तो वो सहायक या जैविक उत्प्रेरक यहाँ पे क्या है? ये है टाइलिन। चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? टाइलिन। टाइलिन इसको पढ़ते हैं और इसका दूसरा नाम, जैसे घर में बच्चों के जनरली हम क्या करते हैं? 2-3 नाम रख देते हैं, कभी कोई किसी ने कुछ प्यार से बुला लिया, कभी किसी ने कुछ प्यार से बुला लिया। उसी तरीके से वैज्ञानिकों ने क्या किया है? इस टाइलिन एंजाइम का प्यार से दूसरा नाम भी रख दिया है, इसे हम कहते हैं एमाइलेज एंजाइम। ठीक, एंजाइम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जैविक उत्प्रेरक। जैविक उत्प्रेरक मतलब होता है कि वो जैसे किसी भी क्रिया को कराने के लिए, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने लिया है स्टार्च को हमें माल्टोज में बदलना है, तो किस जैविक उत्प्रेरक की सहायता से होगा? ये टाइलिन जैविक उत्प्रेरक है या एंजाइम है। ठीक, इसका दूसरा नाम क्या हो गया? एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे मुंह में प्रेजेंट हैं। अब एक चीज़ और आती है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जैसे मैंने बोला कि कई सारे पार्ट्स होते हैं, है ना। तो उसको पहले एक एक करके मैं यहाँ शॉर्ट में थोड़ा सा लिख देती हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहले इसमें जो 2 मेन पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं वो होता है एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि हमारी आहार नली। ठीक, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स।
आहार नली में सारी चीज़ें आ जाएंगी, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? एलिमेंट्री कैनाल या आहार नली के अंदर। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। कैनाल मीन्स ऐसा ही कुछ नली जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, या टनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम कैनाल बोलते हैं। ठीक, और एलिमेंट्री कैनाल को हिंदी में हम क्या कहते हैं? आहार नली। आहार नली क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसी आहार नली के थ्रू क्या हो रहा है? हमारा भोजन हमारी बॉडी में आगे बढ़ रहा है और उसका डाइजेशन हो रहा है, यानी कि उसका पाचन हो रहा है। ठीक, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल या आहार नली। ठीक, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगी, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचक ग्रंथिकाएं, यानी कि ऐसी ग्रंथिकाएं हैं जो ऐसा स्रावण करती हैं जो हमारे पाचन में सहायता करता है, हमारे भोजन को पचाने में क्या करता है? सहायता करता है। जैसे एक ग्रंथिका हमने यहाँ देखी, सलाइवरी ग्लैंड है ना, लार ग्रंथि है। लार ग्रंथि किसका स्रावण कर रही है? सलाइवा का स्रावण कर रही है या लार का स्रावण कर रही है। लार क्या होता है? एक हमारा लिक्विड स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें क्या प्रेजेंट है? एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। टाइलिन एंजाइम है, या इसको हम दूसरे नाम से कैसे जानते हैं? एमाइलेज एंजाइम है ना। तो ये चीज हो गया टाइलिन एंड लाइसोजाइम। एक और एंजाइम हमारा प्रेजेंट है यहाँ पे, लाइसोजाइम। ठीक, लाइसो और जाइम को अगर मैं अलग अलग कर दूं तो क्या होगा? लाइसो इज समथिंग रिलेटेड टू लिसिस। ठीक है, और लिसिस का मतलब होता है किसी चीज का टूटना या तोड़ना उसको, है। और जाइम कहां से आया? ये एंजाइम वाला जाइम है। ठीक है, तो लाइसोजाइम प्रेजेंट है, मतलब ये किसी चीज को तोड़ता होगा या किसी चीज को खत्म करता होगा, मारता होगा। तो ये किसको मारेगा? ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं ना, उनको मारने का काम करता है। ठीक है, ये लाइसोजाइम जो है, अगर बाय चांस हमारे मुंह में कोई हार्मफुल बैक्टीरिया है या हमारे खाने के साथ कोई हार्मफुल बैक्टीरिया जा रहा है, तो कुछ हद तक उसे ये क्या करेगा? मारने का काम करेगा। ठीक, जिससे कि हमारा भोजन जो है वो सही तरीके से हमारे बॉडी में जाए, कोई भी अनवांटेड पार्टिकल या कोई भी गंदगी या कोई भी बैक्टीरिया या वायरस हमारे भोजन के साथ हमारे अंदर ना जाए। इसका यही काम है। ठीक है, अब लाइसोजाइम कहीं और भी प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। जैसे हमें स्वेटिंग होती है, या अगर हम रो रहे हैं तो हमारी आंखों में से क्या निकलते हैं? आंसू निकलते हैं। तो ये क्या करेंगे? लाइसोजाइम जो है, यानी कि लिसिस करने वाला एंजाइम जो है, तोड़ने वाला एंजाइम जो है, वो हमारी आंसू में भी प्रेजेंट होता है, और हमारे जो स्वेटिंग होती है, जो हमें पसीना आता है, उसमें भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वहां पे भी इसका मेन फंक्शन सिर्फ एक ही है, जितने भी अनवांटेड बैक्टीरिया या वायरस या जो भी जीवाणु या विषाणु हैं उनको मारना है। ठीक है, ताकि हमारी बॉडी में कोई रोग उत्पन्न ना हो, उसको बचाने का काम है इसका। अब एक चीज मैंने पहले भी डिस्कस की थी कि हमारे मुंह में जो है, हमारे पाचन जो है हमारा, वो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। यानी कि हमारे भोजन में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं या पोषक तत्व हैं, वो हमारे मुंह से ही हमारे बॉडी में पचना चालू हो जाते हैं। कैसे होंगे? अब अगर हमने भोजन में स्टार्च खा लिया, ठीक, या कोई मंड युक्त पदार्थ लिया है हमने, तो उसे तोड़ना किस में तोड़ेंगे हम? माल्टोज में। माल्टोज एक शर्करा होती है, एक शुगर होती है। ठीक, तो ये स्टार्च जब टूटेगा तो किस में कन्वर्ट हुआ? आपका माल्टोज में कन्वर्ट हो गया, यानी कि और छोटे पार्टिकल्स में टूट गया।
ठीक है, अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। आई थिंक कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहले हमारा माउथ है। माउथ में क्या है, हमारा ओरल कैविटी है। माउथ के अंदर जो खाली स्पेस है उसे हम क्या कह रहे हैं, ओरल कैविटी कह रहे हैं। जैसे नॉर्मली आपने ओरल कैविटी क्यों कह रहे हैं, ओरल वर्ड यूज होता है मुंह से रिलेटेड चीज़ों के लिए। जैसे ओरल बी का टूथब्रश आता है, या अगर डॉक्टर्स के पास जाओ, किसी डेंटिस्ट के पास जाओ, तो वो क्या कहते हैं, ओरल हाइजीन, यानी कि मुंह की साफ सफाई का आपको मेनली ध्यान रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, क्योंकि मेनली हम खाना कहाँ से खा रहे हैं, मुंह से ही तो खा रहे हैं। और अगर वही गंदा हुआ या वहीं पे वायरस बैक्टीरिया हुए तो हमारा खाना भी क्या होगा, वो भी पॉल्यूटेड हो जाएगा, वो भी बेकार हो जाएगा। तो वो वायरस या बैक्टीरिया क्या होंगे, हमारे सीधे खाने के थ्रू हमारे पेट में जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि साफ सफाई ज़रूरी है। ठीक, तो ये माउथ हो गया, मुंह हो गया। इसमें मैंने आपको बताया ओरल कैविटी, यानी कि जो खाली स्पेस है, यानी पैलेट का, जिन्हें हम तलवे बोलते हैं। ठीक, तालू जिसे बोलते हैं वो तालू आ गया इसमें, और हमारे जबड़े आ गए। ठीक, अब जबड़ों में क्या है, हमारे दांत प्रेजेंट होते हैं, ये टीथ प्रेजेंट होंगे। ये कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, यानी 4 प्रकार के होंगे। कौन कौन से, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक, अब हमें पता है कि हमारे मुंह में टोटल दांत कितने हैं, 32 हैं। लेकिन हम काउंट कैसे करें कि इंसीजर कितने हैं और कैनाइन कितने हैं और प्रीमोलर या मोलर कितने हैं। तो उसको काउंट करने के लिए हमने क्या दिया है, डेंटल फॉर्मूला दिया है। डेंटल क्यों, क्योंकि हम इनसे दांत काउंट कर रहे हैं। ठीक है, डेंटल एंड डेंटिस्ट, यानी कि दांतों की देखभाल वाला जो डॉक्टर क्या होता है उसको हम बोलते हैं डेंटिस्ट। तो इसी तरीके से अगर कोई फॉर्मूला हमने दिया दांतों को गिनने के लिए तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये 2123 अपॉन 2123, इसको जब आप काउंट करोगे तो ये टोटल कितना आया, 16। यानी कि जब हम अपने मुंह को 2 पार्ट्स में लेफ्ट और राइट में डिवाइड करेंगे तो इस फॉर्मूले से सारे दांत हमारे मुंह में सेट होते हैं। तो अगर ये अपर जॉ की बात हो गई तो लोअर जॉ में भी कितने होंगे, 16 ही होंगे। टोटल काउंट करोगे तो कितना आएगा, 32। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब हमारे मुंह में ही एक चीज़ प्रेजेंट है, जीभ, जीवा जिसे हम कहते हैं हिंदी में। तो वो क्या करेगी, फूड को रोल करने का काम करेगी, उसके साथ उसमें सलाइवा मिक्स करने का काम करेगी, यानी कि लार मिक्स करने का काम करेगी। ठीक, तो लार का स्रावण कहाँ से होगा, हमारे मुख में पीछे की साइड, जीभ में पीछे की साइड लार ग्रंथियाँ प्रेजेंट होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जो किसका स्रावण करेंगी, लार का स्रावण करेंगी। और लार में क्या प्रेजेंट होता है, एमाइलेज एंजाइम, या जिसे हम दूसरे नाम से टाइलिन बोलते हैं, और एक एंजाइम है लाइसोजाइम। ठीक, अब टाइलिन का काम क्या है, स्टार्च को माल्टोज में, यानी कि मंड को शर्करा में बदल रहे हैं। सिंपल इक्वेशन ये है। ठीक है, और ये लाइसोजाइम का क्या है, ये लाइसोजाइम क्या करेगा, जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको मारने का काम करेगा। लाइसोजाइम हमारे आंसुओं में और हमारे पसीने में भी प्रेजेंट होता है, काम इसका सेम ही होगा। क्या करना है, हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने का काम है। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। चलिए लाइक करते रहिए और इस वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया कि ये एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, हमारा पाचन तंत्र पूरा का पूरा इन्हीं 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो अभी हम इन दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल भी पढ़ रहे हैं और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी पढ़ रहे हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्यों, क्योंकि पाचक ग्रंथियां इनको हिंदी में बोलते हैं हम। पाचक ग्रंथियां क्यों, क्योंकि ये ऐसा स्रावण करेंगी जिससे हमारे भोजन के पाचन में सहायता मिले। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं इस ईसोफेगस पे, है ना। अब माउथ से जब खाना ओरल कैविटी के थ्रू हमने आगे लिया तो वो कहाँ पहुंचा, ईसोफेगस में। ईसोफेगस का मेनली काम क्या है, खाने में म्यूकस ऐड करना। ठीक,
म्यूकस ऐड करना, म्यूकस एक चिकना पदार्थ होता है, वो खाने में ऐड करना। क्यों ऐड करना? ताकि भोजन आसानी से हमारी बॉडी में इस नली से होते हुए आगे बढ़ सके। ठीक, और यहाँ पे इस ईसोफेगस में क्या होगा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, यानी कि ये एक बार सिकुड़ेगी, फिर एक बार नॉर्मल हो जाएगी, फिर एक बार सिकुड़ेगी, फिर एक बार नॉर्मल हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से क्या होगा? भोजन यहाँ से होते हुए जब यहाँ पे जब यहाँ इस नली में दबाव पड़ेगा, यानी जब सिकुड़ेगा, तो क्या होगा? ये आगे की तरफ खिसकेगा, फिर नॉर्मल होगा, फिर दबाव पड़ेगा, फिर ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, और ईसोफेगस में क्या काम है? ईसोफेगस का म्यूकस ऐड करना है खाने में हमारे, यानी कि एक कोई चिकनाई युक्त पदार्थ ऐड कर देना है, जिससे कि क्या होगा? ये भोजन हमारा इजीली आगे बढ़ेगा। ठीक है, चलिए, म्यूकस ऐड हुआ तो ये एक चिकना पदार्थ है, तो ये क्या होगा? एक तो मूवमेंट में सहायता कर रहा है, दूसरी चीज ये एक प्रोटेक्टिव लेयर यानी कि एक कवरिंग की तरह काम करेगा। अगर गलती से भी माउथ कैविटी से होते हुए या मुख गुहा से होते हुए अगर कोई भी वायरस या बैक्टीरिया हमारे भोजन के थ्रू यहाँ तक भी पहुँच गया है, तो क्या करना है? उस बैक्टीरिया को हटाना है, या उस विषाणु या जीवाणु को क्या करना है? वहाँ से मारना है। तो इसका भी काम मेनली क्या है? उसको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, ये म्यूकस सिक्रीट क्यों हो रहा है? चिकनाई युक्त पदार्थ है, तो अगर कोई भी अनवांटेड पार्टिकल हमारे फूड के साथ आ भी गया है, तो वो क्या करेगा? उसी के साथ वहीं चिपक के वहीं रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, जिससे हमको मतलब भोजन हमारा मतलब हमारी बॉडी ने अपने आप को ऐसे बना रखा है कि पूरी कोशिश करती है हमारी बॉडी कि हम बाहर से वायरस या बैक्टीरिया से बचे रहें, लेकिन फिर भी अब अपनी ही लापरवाही से हम बीमार पड़ते हैं, है ना। तो ये ईसोफेगस क्या हुआ? ईसोफेगस म्यूकस ऐड करेगा और इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। अब ये चीज़ मैंने यहाँ पे ईसोफेगस से लेके ये पूरी नली की जो लंबाई होती है लगभग वो होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये नली की जो लंबाई है वो लगभग कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर की एक नली जैसा स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? ईसोफेगस कह रहे हैं। ईसोफेगस को हम और क्या कहते हैं? भोजन नलिका। भोजन नलिका क्यों? क्योंकि इसी रास्ते से, इसी नलिका के थ्रू क्या हो रहा है? हमारा भोजन पास हो रहा है ना। चलिए, अब ईसोफेगस से हम ईसोफेगस तक पहुंच गया हमारा खाना। चलिए जी, हमने स्टार्च का भी डाइजेशन करा दिया, यानी कि स्टार्च को भी हमने छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया और शुगर बना दिया। अब ईसोफेगस से हमारा खाना पहुंचेगा कहाँ? हमारे स्टमक में। ये जितना स्ट्रक्चर है, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसे हम क्या कह रहे हैं? क्या कहेंगे? स्टमक, या जैसे हिंदी में नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? पेट, है ना। तो स्टमक का काम क्या है? अब यहाँ पे भी म्यूकस का सिक्रीशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? उसका यहाँ पे रीजन थोड़ा अलग है। HCl और गैस्ट्रिक एंजाइम्स, ये दो चीजें भी सिक्रीट हो रही हैं साथ साथ। ठीक, यानी कि स्टमक में या पेट में टोटल कितने सिक्रीशंस हुए? 3 हुए। कौन कौन से? म्यूकस, HCl और गैस्ट्रिक एंजाइम्स। एंजाइम्स यानी कि जैविक उत्प्रेरक, और पेट में प्रेजेंट हैं, स्टमक में प्रेजेंट हैं, इसलिए इनको यहाँ पे टर्म दिया गया है गैस्ट्रिक। यानी कि पेट में जो भी एंजाइम प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक एंजाइम्स बोलेंगे। ठीक है, अब HCl, लोग नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि हमारे पेट में एसिडिटी हो गई है ना। तो एसिडिटी क्यों होगी? जब वहाँ एसिड प्रेजेंट होगा तभी तो होगी, ऐसे तो नहीं हो सकती। तो एसिड हमारे पेट में कौन सा प्रेजेंट है? HCl, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। एसिड को हिंदी में कहते हैं अम्ल, है ना। तो कौन सा अम्ल उपस्थित है हमारे पेट में? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है।
तीसरी चीज़ म्यूकस प्रेजेंट है ना। तो म्यूकस, अब मान लीजिए हमारे पेट में एसिडिटी हो गई या हमारे पेट में एसिड प्रेजेंट है, तो एसिड सभी जानते हैं बहुत खतरनाक होता है ना। तो वो क्या करेगा, वो इस स्टमक की लाइनिंग को भी तो डाइजेस्ट कर सकता है ना। ये नॉर्मल सेल का ही तो बना हुआ है सारा स्ट्रक्चर हमारी बॉडी का। किसका बना हुआ है, छोटी छोटी सेल्स से मिलके बना हुआ है ना। अब यहाँ जो सेल्स हैं जिसकी लाइनिंग है उसको हम क्या कह रहे हैं, एपिथेलियल सेल्स कह दे रहे हैं। एपिथेलियल सेल्स बोल दिया हमने, है ना। अब इसी एपिथेलियल सेल्स को ये HCl डाइजेस्ट भी तो कर सकता है तो सेल ही, है ना। तो उसी चीज़ से बचाने के लिए क्या होता है, हमारी बॉडी ने एक और सिस्टम बना लिया कि भैया हमारे पेट को डाइजेस्ट नहीं करना है, सिर्फ खाने को डाइजेस्ट करना है। ठीक, तो क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने म्यूकस का सिक्रीशन कर दिया कि म्यूकस रहेगा तो एक प्रोटेक्टिव लेयर रहेगी, एक चिकनाई युक्त पदार्थ है जो क्या करेगा, हमारे पेट में चारों तरफ एपिथेलियल सेल्स के चारों तरफ क्या रहेगा, उपस्थित रहेगा, जिससे HCl उस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब स्टमक में या पेट में किस किस चीज़ का पाचन होता है, आइए देख लेते हैं। सुक्रोज अगेन एक शर्करा है, ये डाइजेस्ट हुआ तो क्या बना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक, किसका, अगर इसका पाचन हुआ सुक्रोज का, ये शर्करा है हमारे भोजन या मीठे पदार्थों में उपस्थित होती है, तो जब इसका डाइजेशन होगा या इसका पाचन होगा तो क्या बना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक, अब प्रोटीन हमने खा लिया अपने भोजन में, यानी हमने दाल वाल खा ली बढ़िया से अच्छे से। ठीक है, तो अब क्या हुआ, प्रोटीन को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना है, तो वो कौन सा एंजाइम काम करेगा, पेप्सिन। प्रोटीन को जो भी एंजाइम तोड़ने का काम करता है वो उसका नाम क्या है, पेप्सिन, है ना। पेप्सिन क्या करेगा, इस प्रोटीन को छोटे पार्ट्स में तोड़ेगा, और प्रोटीन के छोटे पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, प्रोटीन जो होता है एक लंबी सी पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है ना। तो उस लंबी सी चेन को हमने छोटे 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 पार्ट्स में तोड़ दिया, तो क्या बन गए हमारे स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक, अब इसके बाद केसीन। केसीन भी एक तरीके का प्रोटीन है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, दूध में प्रेजेंट होता है ना। तो जब भी आप दूध पियोगे या दूध से बना हुआ कोई भी पदार्थ खाओगे तो आपकी बॉडी में आपको क्या मिला, केसीन प्रोटीन मिल गई। ठीक, अब ये क्या करेगा, हमारी बॉडी को केसीन प्रोटीन से ज़्यादा किसकी ज़रूरत है, कैल्शियम की ज़रूरत है। ठीक, नॉर्मल लैंग्वेज में लोग कहते हैं कि दूध में कैल्शियम प्रेजेंट होता है, वो हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा फायदेमंद है ना। और केसीन प्रोटीन से कई बच्चों में क्या होता है, इरिटेशन हो जाती है, या क्या करेंगे उसको, उनको सूट नहीं करता है, मतलब वो उनको डाइजेस्ट नहीं होता है केसीन प्रोटीन, है ना। तो अब इस केसीन को क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ताकि जो भी दूध हमने लिया है वो कैल्शियम उसका हमारी बॉडी में आ जाए। तो कैसे होगा, इस केसीन को तोड़ा हमने किस एंजाइम की हेल्प से, रेनिन एंजाइम की हेल्प से, है ना। रेनिन एंजाइम हमने लगा दिया, जैविक उत्प्रेरक लगा दिया हमने, एक एज अ वर्कर मान लो, एज अ वर्कर हमने रेनिन नाम का एक आदमी लगा दिया, और हमने बोला भैया इस केसीन प्रोटीन को आपको तोड़ना है केसीन को तोड़ना है। तो अब केसीन जब टूटेगा तो ये कैसे टूटेगा, छोटे सॉल्युबल कैल्शियम सॉल्ट में टूटेगा, जिसका नाम है कैल्शियम पैराकेसिनेट। ठीक, यानी कि केसीन को जब रेनिन ने तोड़ा, रेनिन एंजाइम ने इसको तोड़ने का काम किया छोटे पार्ट्स में, तो क्या बन गया हमारा कैल्शियम पैराकेसिनेट। ये सारे नाम हैं, ये आपको एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे, इसका कोई हिंदी या इंग्लिश नहीं हो सकता, होता तो मैं ज़रूर समझा देती। कैल्शियम पैराकेसिनेट में टूटा। ठीक, अब अभी भी ये कैल्शियम क्या है, हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं है, तो हम इसको फिर तोड़ेंगे छोटे पार्ट में।
ठीक। अब एक आदमी अकेले काम कितना करेगा, एक अकेले रेनिन से सारा काम हम नहीं करा सकते ना। तो हमने कैल्शियम पैराकेसिनेट को तोड़ने के लिए क्या लगा दिया, अगेन हमने पेप्सिन को बुला दिया कि आओ भैया तुम भी। पेप्सिन क्या करता है, मेनली प्रोटीन को ही तो तोड़ने का काम करता है ना। तो अब ये भी तो एक तरीके का प्रोटीन ही है जो दूध में प्रेजेंट है। तो हमने फिर इस पेप्सिन को बुलाया कि आइए अब आपकी ज़रूरत है। पेप्सिन ने इसे क्या किया, पेप्टोन में और कैल्शियम में तोड़ दिया, फाइनल प्रोडक्ट हमारा बना, है ना। तो सबसे पहले केसीन प्रोटीन जो हम दूध में लेते हैं वो छोटे पार्ट्स में कैसे टूटेगी, रेनिन के थ्रू टूटेगी। उससे क्या बनेगा, कैल्शियम पैराकेसिनेट बनेगा। कैल्शियम पैराकेसिनेट को हम और छोटे पार्ट्स में तोड़वाएंगे, पेप्सिन एंजाइम होगा। पेप्सिन ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि केसीन भी एक तरीके का क्या है, प्रोटीन है जो कि दूध में प्रेजेंट होता है। अब दूध से हमें कैल्शियम लेना है, इसलिए हमने पेप्सिन को बुलाया और पेप्सिन ने इसे पेप्टोन में और कैल्शियम में कन्वर्ट कर दिया या बदल दिया। ठीक, तो यहाँ से जो भी चीज़ें हैं ये हमारी बॉडी में यूज़ हो सकती हैं। इसके बाद एक चीज़ और है स्टमक में, वो है फैट। फैट का भी डाइजेशन कहाँ पे होगा, हमारे पेट में ही होगा, है ना। तो अब हम खाने के साथ साथ क्या करते हैं, पानी भी पीते रहते हैं। हमारी बॉडी भी क्या है, 95% तक पानी ही है उसमें। तो फैट क्या करेगा, वाटर के साथ मिलेगा, है ना। फैट और वाटर साथ में मिलके लाइपेज एंजाइम, ठीक, लाइपेज एंजाइम हमने यूज़ किया और फैट और वाटर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फैट के छोटे छोटे पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक, तो इतनी चीज़ें हमारी कहाँ हो गई, स्टमक में हो गई। ईसोफेगस से खाना कहाँ पे आया, स्टमक में आया। स्टमक में यानी हमारे पेट में आया। स्टमक में 3 सिक्रीशंस होंगे या 3 तरीके के स्रावण होंगे, म्यूकस का, HCl और गैस्ट्रिक एंजाइम्स का। गैस्ट्रिक एंजाइम्स क्यों, जो भी पेट में हमारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं या जो भी पेट में जैविक उत्प्रेरक प्रेजेंट होते हैं उनको हम गैस्ट्रिक एंजाइम्स बोलते हैं। तो म्यूकस का यहाँ पे काम क्या है, इस स्टमक की वॉल को जो कि एपिथेलियल सेल्स से बनी हुई है उसको बचाने का काम है, ताकि एसिड से वो डाइजेस्ट ना हो। एसिड कौन सा प्रेजेंट है, HCl प्रेजेंट है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रेजेंट है हमारे पेट में। ठीक है, ये खाने के मीडियम को क्या करता है, एसिडिक बनाता है। ठीक, अब पेट में किन चीज़ों का पाचन हो रहा है, सुक्रोज का, एक शर्करा है, सुक्रोज टूटेगी तो क्या क्या बनेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। प्रोटीन जो हमने खाने में लिया है वो कैसे टूटेगा, पेप्सिन एंजाइम की हेल्प से स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि एक लंबी सी चेन होती है जिसे हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। अब उसी लंबी सी चेन को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि प्रोटीन को तोड़ दिया तो क्या बना, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स बन गए। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़, हमने अगर कोई भी दूध युक्त पदार्थ खाया है, जैसे खीर वगैरह हम कभी खा लेते हैं खाने में, तो इस दूध का प्रोटीन हमें मिलना चाहिए, कैल्शियम मिलना चाहिए। तो केसीन प्रोटीन को हम किस में तोड़ेंगे, कैल्शियम पैराकेसिनेट में। किसकी हेल्प से तोड़ेंगे, रेनिन की हेल्प से। ठीक, कैल्शियम पैराकेसिनेट फिर किस में कन्वर्ट हुआ, पेप्टोन में और कैल्शियम में, पेप्सिन एंजाइम की हेल्प से। ठीक, यही कैल्शियम मेनली काम करती है हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने में, है ना। नेक्स्ट चीज़ हमने खाने में क्या ली थी, फैट, यानी कोई भी चिकनाई युक्त पदार्थ हमने खा लिया, बूढ़ी वगैरह खा ली, तो जो भी उसके अंदर फैट प्रेजेंट है उसको भी डाइजेस्ट करना है। तो क्या करेंगे, फैट और पानी के साथ, ठीक है, लाइपेज एंजाइम के मदद से, यानी कि यहाँ पे जो एंजाइम प्रेजेंट हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, लाइपेज। लाइपेज एंजाइम की हेल्प से हमने इसको किस में तोड़ दिया, फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे ये आपको 2 स्ट्रक्चर्स, एक तो ये इस तरीके का दिख रहा है, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है और एक ये है। ठीक है, ग्रीन कलर से मैंने शो किया है। तो एक ये जो आपका बड़ा सा स्ट्रक्चर है ये है आपका लिवर। लिवर यानी कि यकृत। ठीक, अब क्योंकि हमें दोनों चीज़ें साथ साथ पढ़नी है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, तो एक चीज़ पढ़ लेते हैं, लिवर क्या है, इसका काम मेनली क्यों प्रेजेंट है हमारी बॉडी में।
तो ये क्या करेगा, प्रोड्यूसेस बाइल, स्टोर्स ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन एंड ब्रेक्स डाउन ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। ठीक है, तो जैसे पौधे क्या करते हैं, पौधों में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो उनका जो पदार्थ बनता है अन्य मतलब लास्ट में जो एंड प्रोडक्ट बना वो क्या हुआ, वो एक ग्लूकोज होता है। ठीक है, और हम किस पे डिपेंडेंट है अपने भोजन के लिए, पौधों पे ही डिपेंडेंट हैं। ठीक, चाहे गेहूं चावल कुछ भी हुआ तो हमें कहाँ से मिला, वो पौधों से ही मिला। तो अब यही ग्लूकोज अगर हम खा रहे हैं तो उसको क्या करना है, तोड़ना भी तो है ताकि हमारी बॉडी में डाइजेशन हो, अच्छे से हमें एनर्जी आ जाए खा के, है ना। ग्लूकोज ड्रिंक पीते हैं लोग, ग्लूकोज पानी में मिला के पीते हैं, क्यों पीते हैं, क्योंकि उससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है ना। ठीक, तो अब जो भी ग्लूकोज है हमारी बॉडी में उसे हमें क्या करना है, मान लीजिए एक्सेस हो गया, मतलब ज़्यादा अमाउंट में हो गया, तो उसको हमको क्या करना है, स्टोर करके रख लेना है। यानी कि हम पहले मतलब बचा के रख लेते हैं, जितना हमें ज़रूरत है उतना ही हम लेंगे, बाकी हम बचा के सेफ रख देते हैं, जब ज़रूरत होगी तो फिर ले लेंगे। तो इस ग्लूकोज को किस फॉर्म में हम रख सकते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारी बॉडी क्या करती है, इस ग्लूकोज को स्टोर कर लेगी। ठीक, और इस ग्लाइकोजन की जब भी हमें ज़रूरत हुई कि मान लीजिए हम लो फील कर रहे हैं या ऐसा कुछ है, बहुत टाइम से हमें खाना नहीं मिला है या आगे भी 2-3 घंटे तक नहीं मिलने वाला है, तो हमें काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ही, तो क्या करेंगे, इसी ग्लाइकोजन का यूज़ करेंगे हम, है ना। ग्लाइकोजन का यूज़ कैसे करेंगे, इसको फिर से हम कन्वर्ट करेंगे किस में, ग्लूकोज में, ब्रेक्स डाउन ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। ठीक है, अब हर काम करने के लिए हमें अलग अलग इंसान की आवश्यकता होती है, जैसे पढ़ाने के लिए टीचर्स की, है ना। तो क्या करेंगे, इस काम को करने के लिए भी तो किसी की ज़रूरत होगी, या ग्लाइकोजन अपने आप ही तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा नहीं। तो ये काम मेनली किसका है, लिवर का है, हमारे यकृत का है ना। इसीलिए ये ऑर्गन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, और ये क्या करता है, बाइल का स्त्रावण करता है। ठीक है, इससे जो भी चीज़ निकलेगी उसे हम क्या कहेंगे, बाइल कहेंगे, है ना। अब बाइल का सिक्रीशन हो रहा है, बाइल का स्त्रावण हो रहा है, जैसे एक्सेस मतलब जो भी ज़्यादा हमारे पास ग्लूकोज है उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, वैसे ही हम क्या करते हैं, हम बाइल को भी स्टोर करके रखते हैं आगे फ्यूचर के यूज़ के लिए। तो वो चीज़ें जो हम स्टोर करेंगे, ये बाइल जिसमें स्टोर होगा इसको हम क्या कहेंगे, गॉल ब्लैडर। ठीक, इसे हम हिंदी में कहते हैं पित्ताशय या पित्त की थैली, है ना, और बाइल को कहते हैं पित्त। ठीक, बाइल को हमने बोल दिया पित्त। अब ये बाइल जिसमें स्टोर होगा, यानी जैसे पैसे को रखने के लिए किसकी ज़रूरत है, पर्स की ज़रूरत है ना, वैसे ही ये बाइल जिस थैली में, पर्स क्या है, एक थैली का स्ट्रक्चर है, या एक हम क्या करते हैं बैग होता है, तो बैग में क्या है, मेनली एक थैली के आकार का ही तो है, वो खाली स्पेस है, उसमें हम कोई भी चीज़ सेफली रख सकते हैं। तो उसी तरीके से ये क्या करेगा, ये बाइल जो स्टोर होना है वो कहाँ होगा, गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा। ठीक, अब क्योंकि गॉल ब्लैडर किसको स्टोर कर रहा है, पित्त को स्टोर कर रहा है। ठीक, अब ब्लैडर यानी कि होता है एक बलून लाइक स्ट्रक्चर, है ना, एक फूला हुआ सा स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लैडर बोलेंगे। तो गॉल ब्लैडर में क्या हुआ, बाइल स्टोर हुआ, यानी कि इस ब्लैडर में, इस थैली में हमने क्या किया है, पित्त को स्टोर करके रखा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, पित्ताशय, है ना। हिंदी के थ्रू अगर आप देखोगे तो आशय, आशय देना या किसी को आसरा देना या किसी को रहने के लिए स्पेस प्रोवाइड कराना, ये चीज है ना। तो पित्त और आशय, दो वर्ड से ये मिलके बना है। तो पित्त को आशय दे रहा है, यानी कि पित्त को रहने का स्थान दे रहा है।
इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इसे गॉल ब्लैडर कह रहे हैं। ठीक, तो अब तो इसका मुझे लगता है आपको फंक्शन अच्छे से याद हो जाना चाहिए है। अब इसका गॉल ब्लैडर का मेनली काम क्या है देख लो एक बार, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं समझा देती हूँ। गॉल ब्लैडर क्या करेगा, स्टोर्स बाइल सिक्रीटेड बाय लिवर, यानी कि हमारा यकृत जो भी पित्त का स्रावन करेगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, हमारे गॉल ब्लैडर में या पित्ताशय में स्टोर हो जाएगा। अब इट इमल्सिफाइज फैट, यानी कि फैट के डाइजेशन की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन यानी कि फैट के डाइजेस्ट होने की, फैट के पाचन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो ये क्या करेगा, इट इमल्सिफाइज फैट, यानी कि ये फैट को पचाने का यानी कि उसको इमल्सिफाई करने का काम करेगा। ठीक, इस पित्त का, है ना। बाइल कंटेन्स बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट्स। अब ये जो पित्त है हमारा, बाइल जो है, जैसे यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा सिक्रीट हुआ, जो लार का स्रावन हुआ, उसमें क्या क्या था, एमाइलेज एंजाइम या टाइलिन और लाइसोजाइम। वैसे ही कोई भी स्रावन हमारे शरीर में हो रहा है तो उसमें कई सारी चीजें होंगी। एक होता है बाइल पिगमेंट्स। ठीक, बाइल मेनली दो चीजों से मिलके बना है, एक हो गया हमारा बाइल पिगमेंट्स और एक हो गया बाइल सॉल्ट्स। ये दो चीजें मिलके हमारा किसका फॉर्मेशन करती हैं, बाइल का, है ना। बट नो डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी कि इसमें कोई भी पाचन से संबंधित एंजाइम नहीं होगा। लेकिन क्या करना है, काम क्या है पित्त का, बस इसको ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करना है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पाचन की तो ज़रूरत है नहीं, सिर्फ एक से दूसरे फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देना है ताकि हम अपनी बॉडी में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, ग्लूकोज तो हम यूज़ ही करते हैं ना एनर्जी के लिए, तो ग्लूकोज का फर्दर आप क्या पाचन करोगे, है ना। तो अब कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें प्रेजेंट नहीं है, यानी कि पाचक कोई भी इसमें स्रावन प्रेजेंट नहीं है, कोई भी जैविक उत्प्रेरक प्रेजेंट नहीं है। लेकिन बस इसमें क्या प्रेजेंट है, बाइल में बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं और बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं। ठीक, और बाइल का मेन काम क्या होता है, फैट के इमल्सिफिकेशन में, यानी कि फैट के पाचन में हेल्प करता है। अब दूसरा काम क्या हुआ, पहला काम हो गया इट इमल्सिफाइज फैट। ठीक है, अब दूसरा काम क्या हुआ, बाइल जूस न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ फूड टू मेक इट एल्कलाइन फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस। अब इसमें खुद से तो कोई पाचक एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है पैनक्रियाज, है ना। पैनक्रियाज के बारे में और अभी आगे बताऊंगी। तो पैनक्रियाज से क्या सिक्रीट हुआ, पैनक्रियाज से जो भी स्रावन होगा, ये सारी ग्रंथियां हैं आपकी, है ना। पैनक्रियाज भी एक ग्रंथि है जिससे क्या होगा, कोई ना कोई स्रावन होगा। तो पैनक्रियाज से जो स्रावन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पैनक्रियाटिक जूस बोल देंगे, यानी कि पैनक्रियाज से निकलने वाले जूस को हम क्या बोलेंगे, पैनक्रियाटिक जूस, है ना। तो अब पैनक्रियाटिक जूस हमारा सिक्रीट हो रहा है यहाँ पे। अब बाइल जूस का मेन काम क्या होता है, यहाँ पे जो HCl प्रेजेंट है, जो भी एसिड प्रेजेंट है, जो खाने के मीडियम को एसिडिक बना रहा है, अगर वो ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, हमारे पेट में एसिडिटी होगी, जो कि हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। तो इस एसिड को क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है, यानी इसके असर को क्या करना है, ख़त्म कर देना है। तो कौन काम करेगा, ये बाइल जूस काम करेगा। ठीक है, एसिड को जो हमारे अंदर प्रेजेंट है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो प्रेजेंट है, उसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा, बाइल जूस न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, और जब हम एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं या एसिड को कन्वर्ट करते हैं तो किस में करेंगे, क्षार में करते हैं, एल्कलाइन मीडियम यानी कि क्षारीय माध्यम। ठीक, तो इसको
क्षारीय माध्यम में इसको कन्वर्ट करना है तो वो कौन करेगा, बाइल जूस करेगा, इस एसिड के असर को कम करेगा, है ना, क्योंकि ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, एसिडिटी हो जाएगी। अब क्यों क्षारीय बनाना है, क्योंकि यहाँ तक पेट में जो भी पाचन हो रहा था वो क्या होना है, एसिडिक मीडियम में होना है। लेकिन अब इसके आगे जो पाचन होगा, यानी कि यहाँ तो मैंने सिर्फ स्टमक तक का स्ट्रक्चर आपको बताया ना, ठीक है, एसो एलिमेंट्री कैनाल में अभी इसके आगे क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, बाकी सारी चीज़ें भी तो हैं, अभी इंटेस्टाइन वाला पार्ट नहीं हुआ है ना। तो स्टमक तक हमारा खाना पहुँचा है, तो स्टमक में क्या हुआ, एसिडिक मीडियम हो गया। अब इसके बाद उस एसिड के असर को ख़त्म करना है ताकि आगे भी हमारा भोजन क्या हो, अच्छे से उसका पाचन हो। तो आगे के भोजन के पाचन के लिए हमारा मीडियम कैसा होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए। इस एल्कलाइन, इस मीडियम को कन्वर्ट करने का काम क्या करेगा, कौन करेगा, बाइल जूस करेगा, है ना। एक्शन ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस। अब पैनक्रियाज से जो भी सिक्रीशन हो रहा है वो क्या है, पैनक्रियाटिक जूस है। पैनक्रियाटिक जूस ज़्यादा अच्छे से काम किस माध्यम में करते हैं, एल्कलाइन माध्यम में करते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, इस HCl को इस अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में कन्वर्ट करना है ना। तो ये काम यहाँ पे हो गया। पैनक्रियाज से जो भी रिलीज हुआ उसको हम बोलेंगे पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाज को हम अग्नाशय भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक। और फैट के टूटने की क्रिया को हम क्या बोलेंगे, इमल्सिफिकेशन, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, मतलब फुल डिटेल में मैंने आपको बता दिया कि किस न्यूट्रिएंट का कैसे डाइजेशन होता है, कहाँ कहाँ पे स्टमक में क्या क्या डाइजेस्ट होगा, उसके साथ कौन कौन से सिक्रीशंस इन्वॉल्व होंगे, या लिवर का काम क्या है, गॉल ब्लैडर का काम क्या है, पैनक्रियाज का काम क्या है। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए एक बार फिर से इतनी चीज़ें रिवाइज करा देती हूँ, स्टमक तक की सारी चीज़ें आई होप कि क्लियर होंगी। नेक्स्ट मैंने क्या आपको बताया था कि ये हमारा लिवर प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। तो क्यों प्रेजेंट है, कोई काम होगा तभी है, ठीक है। लिवर को हम हिंदी में कहते हैं यकृत, और यकृत का काम क्या है, ये क्या करेगा, बाइल का स्रावण करेगा, ठीक। और बाइल के स्रावण के साथ साथ ये जो भी हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको स्टोर करेगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक। और ग्लाइकोजन को तोड़ के फिर से अगर हमें ज़रूरत हुई, अगर हमें एनर्जी की ज़रूरत है तो हम फिर से इस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करवा लेंगे किसमें, ग्लूकोज में, ठीक। अब ये बाइल जो है ये सिक्रीशन स्टोर करने के लिए, मान लीजिए हमें किसी थैली की आवश्यकता हुई तो उस थैली का नाम क्या है, गॉल ब्लैडर या पित्ताशय। पित्ताशय क्यों, क्योंकि हम इसमें किसको स्टोर कर रहे हैं, किसको आश्रय दे रहे हैं, पित्त को आश्रय दे रहे हैं, ठीक। इसलिए इसको क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। अब गॉल ब्लैडर का भी काम क्या है कि स्टोर्स बाइल सिक्रीटेड बाय लिवर। ये मैंने आपको बता दिया कि जो भी बाइल का स्रावण होगा लिवर से वो कहाँ स्टोर होगा, हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा। इसके साथ साथ इसका क्या काम है, पहला इट इमल्सिफाइज फैट्स, यानी कि फैट के पाचन, वसा के पाचन की पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, वसा के पाचन में हेल्प करेगा। दूसरा, अब हमने इसमें पित्त को अगर स्टोर किया है तो पित्त में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देख लेते हैं। बाइल पिगमेंट्स होंगे और बाइल सॉल्ट्स होंगे, है ना। लेकिन इसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं प्रेजेंट होगा। क्यों डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, बस इसका काम क्या है कि जो भी पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूसेस निकल रहे हैं वो अच्छे से काम करें, यानी कि हर स्रावण को काम करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होगी, है ना। जैसे पेट में अम्लीय माध्यम में काम हो रहा था, वैसे ही अब आगे का जो पाचन होगा उसको थोड़ा सा हमें एसिडिक से एल्कलाइन की तरफ लेके जाना है। तो वो कैसे होगा, अब पैनक्रियाटिक जूसेस जो हैं, जो पैनक्रियाज से सिक्रीट हो रहे हैं, वो किस माध्यम में अच्छे से काम करेंगे,
क्षारीय माध्यम में अच्छे से काम करेंगे, एल्कलाइन माध्यम में अच्छे से काम करेंगे। तो इसीलिए क्या करेंगे, बाइल जूस न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ फूड टू मेक इट एल्कलाइन, यानी कि ये जो बाइल जूस है जिसका स्रावन लिवर से हो रहा है वो क्या करेगा, इस अम्लीय माध्यम को कन्वर्ट करेगा किसमें, एल्कलाइन माध्यम में, ताकि हमारे जो भी पैनक्रियाटिक यानी कि अग्नाशयी रस जिन्हें हम कहते हैं, अग्नाशयी रस क्या करें, अच्छे से काम कर सके और आगे की पाचन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे। ठीक, चलिए तो इतनी सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, और आप हमारा एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से जाके, वो है माइंड मेकर गुरुजी ऐप। ठीक है, चलिए आगे की प्रोसेस आगे देखते हैं। थैंक यू।